हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड बायोलॉजी बेस्ड ऑन क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी के इस सीरीज में हम कंटिन्यू कर रहे हैं ह्यूमन एंड हेल्थ डिजीज चैप्टर को। और इसके पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, इम्यूनिटी क्या है, एंटीजन क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लिए हैं। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कैंसर। तो ये कैंसर क्या है, इसके मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट क्या होते हैं जिसको हम कार्सिनोजेन बोलते हैं, और कैंसर को ठीक कैसे किया जा सकता है, इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको पता भी होगा कैंसर मतलब कितना खतरनाक डिजीज है, कितना खतरनाक बीमारी है। और आप में से मोस्टली लोग ये सोचते होंगे कैंसर जो है किसी वायरस से होता होगा या फिर किसी बैक्टीरिया से होता होगा। अगर वायरस बैक्टीरिया से नहीं तो प्रोटोजोन से होता होगा, ऐसा आपके दिमाग में आता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो कैंसर है ये ना तो किसी वायरस से होता है, ना बैक्टीरिया से होता है, ना तो प्रोटोजोन से होता है। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे आखिर कैंसर है क्या और होता कैसे है, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन्स क्या बोलती है, कैंसर इज द वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। यानी जो कैंसर है ये बहुत ही भयंकर बीमारी है ह्यूमन्स बीइंग में, जो कि हमारे ग्लोब यानी जो हमारा ग्लोब है, इंडिया है और भी विश्व है, यहाँ पे क्या है, मेजर कॉज ऑफ डेथ, ये मतलब डेथ का एक बहुत बड़ा कारण है। मोर देन अ मिलियन, यानी मिलियंस, 1 मिलियन में 10 लाख, यानी 10 लाख से ज़्यादा इंडियंस ऐसे हैं जो कि कैंसर से सफ़र करते हैं, यानी कैंसर की बीमारी से जूझते हैं। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली, और यहाँ पे क्या होता है, हर वर्ष यहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है हमारे इंडिया में कैंसर से मरते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी भयंकर बीमारी है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैंसर आखिर होता कैसे है। तो ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आपको मैं नोट्स से बताती हूँ, उसके बारे में हम समरी देखते हैं, फिर आके इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में ये आएगा। तो देखिए कैंसर, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा, जो नॉर्मल सेल होते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट होता है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे जो है ये एक, यहाँ पे एक जो है सेल है, अब और यहाँ पे ये जो है, यहाँ भी ये सारे सेल हैं। अब ये जो सेल है बीच में, ये अपना ग्रोथ करना स्टार्ट किया, और जब ये सेल ग्रोथ करता जाएगा तो जब दूसरे सेल के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। यानी ये जो देखिए, ये जो सेल है वो ग्रोथ करता गया, जैसे ही इस सेल के कांटेक्ट में आया वो उसकी ग्रोथ जो है रुक गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, नॉर्मल सेल में। तो हमने क्या बताया, एक सेल का दूसरे सेल के कांटेक्ट में आने से ग्रोथ जब रुक जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब यहाँ पे देखिए, जो कैंसर सेल होता है यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन अब्सेंट होता है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट नहीं होता। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है, जब एक सेल दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आने से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन कैंसर सेल में क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन अब्सेंट है, यानी यहाँ पे ये कुछ सेल्स थे और इधर कुछ सेल्स थे, और ये जो बीच का सेल है इनके कांटेक्ट में आने के बावजूद भी क्या हुआ, इसका जो नंबर है वो बढ़ता गया, यानी इसकी ग्रोथ होती गई। ये जो है दूसरे सेल के कांटेक्ट में आने से रुका नहीं। तो क्या है, एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आने पर रुकेगी नहीं, बल्कि वो बढ़ती चली जाएगी, उसका ग्रोथ होता चला जाएगा। तो अभी इतना आपको समझ में आया कि नॉर्मल सेल क्या है और कैंसर सेल क्या है। नॉर्मल सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है, एक सेल दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आने से उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए इन्वेसिवनेस अब्सेंट। इन्वेजिवनेस क्या है, मतलब यहाँ पे देखिए ये जो सेल है इसके ग्रोथ में आया, रुक गया, तो ये जो है यहाँ पे इन्वेसिवनेस जो है, बढ़ोतरी जिसको हम बोल सकते हैं, वो अब्सेंट है। लेकिन यहाँ पे इसकी ग्रोथ तो रुकती मतलब बढ़ती जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, इन्वेसिवनेस यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब वो बढ़ता जा रहा, इसी को हम बोलते हैं इन्वेसिवनेस। और यहाँ पे आप देखिए जो मोर्टेलिटी होती है, यानी जो डेथ रेट होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है, इमोर्टल। अब आप सोचेंगे ये मोर्टेलिटी का मतलब क्या, मतलब अभी हम इसको आगे देखते हैं।
अभी इतना याद रखिए, जो नॉर्मल सेल होता है यहाँ पे मोर्टेलिटी प्रेजेंट होती है, जबकि जो कैंसर सेल होता है वो इमोर्टल होता है। हम कह सकते हैं कि वो अमर होता है, यानी वो मरता ही नहीं है। और ऐसा क्यों होता है? तो जो मोर्टेलिटी यहाँ पे प्रेजेंट होती है वो होती है टीलोमरेज की वजह से। जो टीलोमरेज है वो डिक्रीज होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। लेकिन कैंसर सेल के केस में क्या है, जो टीलोमरेज एंजाइम है वो ऑलवेज एक्टिव रहता है, और इस वजह से यहाँ पे सेल डिवीजन जो है वो इन्फिनिटी हो जाती है, यानी सेल डिवीजन लगातार होता रहता है। तो यहाँ पे आप याद रखना, जो अगर आपसे पूछा जाता है कैंसर होता कैसे है, तो आप क्या बताएंगे? कैंसर ना तो बैक्टीरिया से होता है, ना तो वायरस से होता है, ना ही ये कोई प्रोटोजोअन डिजीज है। जो कैंसर होता है वो लगातार इन्फिनिटिव सेल डिवीजन की वजह से होता है, यानी लगातार सेल डिवीजन की वजह से कैंसर होता है। तो अब यहाँ पे ये मोर्टेलिटी और टीलोमरेज के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल है तो सेल में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये हमारा हो गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के इन पे यहाँ पे क्या लगा रहता है? टीलोमरेज सीक्वेंस। क्या लगा रहता है? टीलोमरेज सीक्वेंस। हमने आपको टीलोमियर, एक्रोमियर इस तरह से पढ़ाया भी था। तो जो टीलोमरेज सीक्वेंस है, जब सेल डिवीजन होता है तो मतलब ये 50 जनरेशन तक क्या होता है? सेल डिवीजन होता रहता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब ये टीलोमरेज सीक्वेंस जो है वो गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। और ये कब होता है? 50 जनरेशन के बाद। तो जब ये जो है टीलोमियर सीक्वेंस जो है ये मतलब डिसअपीयर हो जाता है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। इसका मीनिंग क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ। यानी जब टीलोमियर सीक्वेंस जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, यानी जब टीलोमियर की संख्या डिक्रीज होने लगती है, कम होने लगती है, यानी जब टीलोमियर खत्म हो जाता है, तो जो हमारा सेल है वो क्या कर लेता है? सुसाइड कर लेता है, यानी मर जाता है। तो यहाँ पे मोर्टेलिटी क्या है? प्रेजेंट है। और क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि टीलोमरेज की संख्या बाद में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन कैंसर सेल के केस में क्या है? ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो टीलोमरेज एंजाइम है वो ऑलवेज एक्टिव रहता है, और सेल डिवीजन जो है वो लगातार होता रहता है। यहाँ पे टीलोमरेज सीक्वेंस जो है वो डिसअपीयर होता ही नहीं है, तो यहाँ पे एपोप्टोसिस नहीं होगा, यानी सेल जो है डेथ भी नहीं होगा। तो जो सेल है वो कंटिन्यू ग्रोथ करता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है? एक नॉर्मल सेल है। मतलब कैंसर होता कैसे है ये हम देख रहे हैं। तो हमारे पास क्या है? नॉर्मल सेल है। ये हमारा जो है ये नॉर्मल सेल है। अब ये जो नॉर्मल सेल है यहाँ पे होगी सेल सिग्नलिंग। क्या होगी? सेल सिग्नलिंग। अब जब सेल सिग्नलिंग होगा तो जो हमारा सेल्स है उसकी साइज जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? कोई एक नॉर्मल सेल है, वहाँ पे सेल सिग्नलिंग होगी, तो जो हमारा सेल है उसकी साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। और साइज इंक्रीज होगी तो यहाँ पे क्या होगा? सेल डिवीजन भी होगा। तो जो सेल डिवीजन होगा, जैसे यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ, तो यहाँ पे देखिए इसके बीच में कौन कौन से फैक्टर होते हैं जब सेल डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे एक होता है प्रोटोओंकोजीन, एक होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। यानी सेल डिवीजन के दौरान यहाँ पे दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है प्रोटोओंकोजीन, एक होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो जो ट्यूमर सप्रेशन जीन है ये नेगेटिव सिग्नल देता है, और जो प्रोटोओंकोजीन है ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करता है। तो जो प्रोटोओंकोजीन है ये क्या क्या करता है? ग्रोथ रेगुलेटर फैक्टर, सेल सिग्नलिंग फैक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये क्या करता है? कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। ये जो है मेटाबॉलिज्म को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म क्या है? जितनी भी हमारी लाइफ की सारी प्रोसेस हैं उन सबको। मेटाबॉलिज्म में आता है हमारा कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ये हमने आपको जो है इसके पहले भी मतलब हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए जो प्रोटोओंकोजीन है ये क्या करता है? ग्रोथ रेगुलेटर फैक्टर है, सेल सिग्नलिंग फैक्टर है, और ये मेटाबॉलिज्म को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है ये क्या है? ये सेल साइकिल, जो जब हम सेल साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं चेक पॉइंट। जैसे मान लीजिए इस तरह से हम पढ़ते हैं, जहां पे हम पढ़ते हैं G1 S G2 M, यानी G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। इस तरह से जो है हम सेल साइकिल पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बीच बीच में क्या मिलता है? चेक पॉइंट। इनके बीच बीच में क्या होता है? चेक पॉइंट। तो देखिए जो चेक पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर सप्रेसर जीन।
ट्यूमर सप्रेशन जीन क्या होते हैं, सेल साइकिल के दौरान ये चेक पॉइंट जीन होते हैं, यानी यहाँ जो जीन प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, चेक पॉइंट। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये चेक पॉइंट का मतलब क्या, चेक मीन्स कोई चीज चेक करना, तो जी हाँ, तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो हमारा, उसका एग्जांपल क्या है, P53। जो P53 है ये क्या है, जीवन चेक पॉइंट, यानी ये जीवन का चेक पॉइंट है। अब यहाँ जो जीन होगा उसको हम बोलेंगे वो यस का चेक पॉइंट है, यहाँ जो होगा उसको हम बोलेंगे G2 का चेक पॉइंट है, यहाँ पे जो होगा उसको हम बोलेंगे यम फेज का चेक पॉइंट है। तो उसी तरह से जो P53 है ये भी एक ट्यूमर सप्रेसर जीन ही है, मतलब ये चेक पॉइंट जीन है, लेकिन किसका, जीवन का। तो जीवन का चेक पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है P53, ये सबसे पहले ये देखेगा कि जीवन में सब कुछ ठीक है। मतलब जब ये देखेगा जीवन फेज में जो जो प्रक्रिया होती है, जो भी प्रोसेस होता है, अगर वो सारा प्रोसेस नॉर्मल होगा, सब कुछ ठीक होगा, तब ये जो है प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। तब जो हमारा सेल साइकिल है वो जीवन से यस फेज में जाएगा, फिर यस से G2 फेज में, इस तरह से जो है ये साइकिल चलती रहती है। तो जीवन से यस में सारी चीजें तभी जाएंगी जब यहाँ पे P53 पूरी तरह से उसको चेक कर लेगा कि जीवन में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। तो यहाँ पे अगर जीवन में जो है सब कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे उसका एपोप्टोसिस कर देगा और जो सेल है वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी कुछ गड़बड़ होगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर बाई चांस ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन है और जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है यानी चेक पॉइंट जीन है, बाई चांस इनमें क्या हो जाए, म्यूटेशन, क्या हो जाए, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन इन बोथ, यानी चाहे वो प्रोटो ऑन्कोजीन हो चाहे वो ट्यूमर सप्रेसर जीन हो, दोनों में ही अगर म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन इन बोथ कैन कॉज कैंसर। अगर चाहे वो ट्यूमर सप्रेसर जीन हो या प्रोटो ऑन्कोजीन हो, अगर दोनों में जो है म्यूटेशन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, कैंसर। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिर ये कैंसर जो है वो होता कैसे है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि कैंसर किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि जो हमारी बॉडी है यहाँ पे अभी तो सब क्या है, नॉर्मल सेल हैं, लेकिन हमको थोड़े ना पता चलता है कि हमारे अंदर कोई कैंसर सेल भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंस देखें कि नॉर्मल सेल क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे कैंसर सेल क्या होता है। तो जो नॉर्मल सेल होते हैं इनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट होता है, यानी एक सेल दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन जो कैंसर सेल है यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन अब्सेंट होता है। तो जब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन अब्सेंट है तो एक सेल दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आने से वो रुकेगी नहीं, उसकी ग्रोथ नहीं रुकेगी, बल्कि वो और भी ग्रोथ करती जाएगी। इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्वेसिवनेस, यानी ये जो है बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे जो नॉर्मल सेल है यहाँ पे क्या होता है, मोर्टेलिटी प्रेजेंट होता है, क्योंकि टीलोमरेज जो है वो उसकी संख्या बाद में कम हो जाती है। लेकिन जो कैंसर सेल है यहाँ पे टीलोमरेज एंजाइम ऑलवेज एक्टिव रहता है, इस वजह से लगातार सेल डिवीजन यहाँ पे होता रहता है। इसी को हम बोलते हैं सेल डिवीजन इन्फिनिटिव हो गया, यानी लगातार चलता रहेगा। और यहाँ पे जो हमारा मतलब एक नॉर्मल सेल होता है वहाँ पे टीलोमरेज सीक्वेंस होता है। धीरे धीरे 50 जनरेशन के बाद टीलोमरेज सीक्वेंस अब्सेंट हो जाता है क्रोमोसोम से और यहाँ पे सेल का एपोप्टोसिस हो जाता है। जो सेल है वो डेथ हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए हमारा कोई नॉर्मल सेल है, यहाँ पे इसकी सेल सिग्नलिंग हुई तो जो हमारा सेल है उसकी साइज बढ़ गई, और जब साइज बढ़ेगी तो सेल डिवीजन भी होगा। और जब सेल डिवीजन होगा तो यहाँ पे दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है हमारा प्रोटो ऑन्कोजीन, एक होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। जो प्रोटो ऑन्कोजीन है वो ग्रोथ रेगुलेटर फैक्टर है, सेल सिग्नलिंग फैक्टर है, और ये मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करने का काम करता है। जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है ये सेल साइकिल का चेक पॉइंट होता है, और उसी में से एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है जिसको हम बोलते हैं P53, ये जीवन का चेक पॉइंट होता है। तो ये जीवन का चेक पॉइंट होता है, इसलिए ये जीवन की सभी प्रक्रियाओं को सबसे पहले चेक करेगा कि अगर जीवन में सब कुछ ठीक ठाक है तो उस प्रोसेस को आगे इस फेज के लिए भेजा जाएगा, अदरवाइज वहीं पे उस सेल को वो उसकी एपोप्टोसिस कर देगा, उसको मार देगा। अगर बाई चांस प्रोटो ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे कैंसर कॉजिंग एजेंट, यानी कैंसर कॉजिंग एजेंट क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं कार्सिनोजेन। आखिर जो कैंसर है वो होता किसकी वजह से है, ये तो हम देख लिए कि मतलब जो कैंसर सेल है वहाँ पे उसकी संख्या बढ़ती जाती है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन अब्सेंट होता है। लेकिन ऐसा क्यों, किस किस चीज़ की वजह से ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले जो कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं यहाँ पे आता है हमारा फिजिकल
केमिकल एंड बायोलॉजिकल। जैसे कभी कभी आप सुने होंगे, लोग कहते हैं कि तंबाकू स्मोकिंग, मतलब नॉर्मली बोलें कि जो स्मोकिंग करने से जो है यहाँ पे क्या होता है, कैंसर होता है। लेकिन बावजूद इसके हम कभी कभी ऐसा भी कुछ केस देखते हैं कि वो बंदा जो है वो तो मतलब स्मोकिंग कर ही नहीं रहा था, फिर भी उसको कैंसर हो गया। तो हमको लगता है यार सब तो ये मतलब झूठ बोलते हैं कि जो है स्मोकिंग से कैंसर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैंसर होने के लिए यहाँ पे कई सारे एजेंट होते हैं, उसमें से कुछ केमिकल होते हैं, कुछ फिजिकल होते हैं और कुछ जो होते हैं वो बायोलॉजिकल होते हैं। तो अब से अगर आपसे कोई बोले कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, तो उनको ये भी बताना कि हाँ आप बिल्कुल सही हैं कि मतलब स्मोकिंग करने से कैंसर तो होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। इस वजह से मतलब स्मोकिंग से तो दूर रहना ही है, इसके अलावा देखिए क्या क्या चीज़ों से कैंसर होता है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं फिजिकल कार्सिनोजेन यानी फिजिकल कैंसर कॉजिंग एजेंट, तो यहाँ पे आता है हीट, टेम्परेचर, रेज, कॉन्टैक्ट इरिटेशन या फिर यूवी कॉज डीएनए डैमेज। तो यहाँ पे जो अलग अलग रेज होती हैं, जैसे यक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, ये सब क्या करती हैं, इन सब के वजह से भी कैंसर होता है। तो यहाँ पे आपसे मतलब नॉर्मली पूछ सकते हैं कि फिजिकल कैंसर कॉजिंग एजेंट क्या है, केमिकल क्या है, बायोलॉजिकल क्या है। तो आप इसका एग्जांपल ये सारा याद रखना कि फिजिकल में आता है हमारा हीट, टेम्परेचर, रेज में हमारा यक्स रेज, गामा रेज, और यहाँ पे यूवी जो है अल्ट्रावायलेट, जो यूवी रेज है, ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, कैंसर कॉज करती हैं, यानी कैंसर होने के लिए ये कारण बनती हैं। और यहाँ पे अब देखिए ये कांस्टेंट इरिटेशन है, मैंने इसको कांटेक्ट पढ़ लिया, सॉरी। कांस्टेंट इरिटेशन यानी लगातार जो है कहीं हम, जैसे आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो होते हैं हमारे मतलब आपने देखा होगा पैरट क्या करते हैं, वो लगातार अपने चोंच से अपने गले के पास में कुछ मतलब लगातार वहाँ पे प्रिक करते रहते हैं, वहाँ पे मारते रहते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसी की वजह से पैरट जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, मतलब वहाँ से कुछ ऐसा हार्मोन्स रिलीज होता है जिसके वजह से वो बहुत ही क्या होते हैं, सुंदर होते हैं। लेकिन जब लगातार किसी एक जगह पे प्रिक वो करते रहेंगे तो वहाँ पे घाव भी बन जाएगा, और इसी वजह से जो पैरट होते हैं उनकी डेथ भी उन्हीं के वजह से होती है। यानी वो जो मतलब ये तो नेचुरल ही होगा, उनको जाके कौन बताए कि ऐसा ना करो, बट ये जो पैरट होते हैं वो जो इतने सुंदर होते हैं, वो लगातार अपने गले के पास में कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पे मारते रहते हैं, तो वहाँ से कोई हार्मोन्स रिलीज होता है जिसकी वजह से वो इतने सुंदर होते हैं। लेकिन जब वो लगातार कहीं एक जगह आप प्रिक करते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाती है, यानी लगातार सेल डिवीजन होने लगती है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये कांस्टेंट इरिटेशन भी वही है कि लगातार मतलब खुजली, इरिटेशन क्या है, खुजली। तो अब देखिए यहाँ पे केमिकल कार्सिनोजेन में क्या आता है हमारा, बेंजोपायरीन, और उसके बाद यहाँ पे डाई मिथाइल नाइट्रोसोमीन, जिसको हम बोलते हैं सिगरेट में क्या होता है यहाँ पे, डाई मिथाइल नाइट्रोसोमीन, जिसके वजह से कैंसर होता है। इस वजह से सिगरेट वगैरह से दूर रहना है। एफ्लाटॉक्सिन, जिसको हम बोलते हैं, एफ्लाटॉक्सिन क्या होता है, लिवर कैंसर के लिए मतलब कारण बनता है। और यहाँ पे डाई एथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल क्या होता है, यूटेराइन या फिर ब्रेस्ट कैंसर का कारण बनता है। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखना। जो एफ्लाटॉक्सिन है वो लिवर कैंसर कॉज करता है, जो डाई एथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल है, ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DES, ये जो है यूटेराइन या फिर ब्रेस्ट कैंसर का कॉज मतलब बनता है। तो इस वजह से स्मोकिंग वगैरह हर चीज़ से जो है दूर रहना है। और यहाँ पे देखिए जो बायोलॉजिकल कैंसर कॉजिंग एजेंट है उसमें क्या क्या आता है, HIV, HPV, HSV, HTLV एंड इप्स्टीन बार वायरस। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी बायोलॉजिकल कैंसर कॉजिंग एजेंट। यानी अगर आप ये जैसे स्मोकिंग नहीं भी करते हैं तो उसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें ये सारे हमारे रीजन है बायोलॉजिकल और ये सारी चीज़ें हैं फिजिकल। तो इन चीज़ों को आप याद रखना कि जो कैंसर है वो किन किन कारणों से हो सकता है, जिसमें फिजिकल कार्सिनोजन, केमिकल कार्सिनोजन, बायोलॉजिकल कार्सिनोजन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। अब देखिए मैकेनिज्म जो है कैंसर का वो किस तरह से होता है। मतलब ये तो हमने देखा कि जो कैंसर सेल हैं, जो नॉर्मल सेल हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, और जो मतलब जो प्रोटो ऑन्कोजीन है और जो यहाँ पे सप्रेसर जीन है, जो चेक पॉइंट जीन है,
उनमें मतलब म्यूटेशन हो जाता है तो कैंसर होता है। लेकिन अब ये म्यूटेशन हो जाता है, ये सारी चीजें क्या है, ये अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैंसर का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से होता है। तो देखिए सबसे पहले कार्सिनोजेन क्या होते हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं। मतलब मान लीजिए हमने कोई सा भी मतलब हमारे ऊपर इम्पैक्ट हुआ, चाहे जो है हम सिगरेट पीते हो या कुछ और भी कारण रहा हो, तो जो कार्सिनोजेन है वो क्या करेगा, जो हमारा नॉर्मल सेल है यानी जो हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल है उसको क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा और इसको हम बोलते हैं ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जो कार्सिनोजेन होता है, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है, जब वो नॉर्मल सेल को कन्वर्ट कर देता है एक कैंसर सेल में, तो इसी को हम बोलते हैं ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो है एक है हमारा बिनाइन ट्यूमर। क्या है, बिनाइन ट्यूमर। इस पे एक कैप्सूल होती है, जिस मतलब हम बोल सकते हैं कि जो बिनाइन ट्यूमर होता है ये क्या होता है, कैप्सुलेटेड होता है। और इसके अंदर में क्या होता है, नियोप्लास्टिक सेल होता है। और इसी वजह से बिनाइन ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं, नियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, नियोप्लाज्म। तो जब तक ये बिनाइन ट्यूमर यानी जो कार्सिनोजेन था, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट था, उसने नॉर्मल सेल को कन्वर्ट कर दिया एक मतलब कैंसर सेल में, जिसको हम बोलते हैं ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अभी इसका नाम हम क्या देते हैं, इसका नाम हम देते हैं बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर। लेकिन अभी ये कैंसर यहाँ पे हुआ नहीं है, अभी बस यहाँ पे क्या हुआ है, बिनाइन ट्यूमर जो है फॉर्म हुआ है। यानी हम ये बोल सकते हैं जब बिनाइन ट्यूमर जब तक कैप्सुलेटेड है तब तक यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। यानी जो इसके ऊपर आपको कैप्सूल दिख रहा होगा, जब तक ये कैप्सूल है, जब तक इस बिनाइन ट्यूमर में कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन अब आगे देखिए कि कैंसर कैसे होगा। जैसे मान लीजिए अब बिनाइन ट्यूमर बन गया, कार्सिनोजेन ने नॉर्मल सेल को जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया और बिनाइन ट्यूमर यहाँ पे बन गया। उसके बाद जो बिनाइन ट्यूमर के अंदर ये नियोप्लास्टिक सेल हैं, ये रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर। क्या रिलीज करते हैं, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं TAF। क्या बोलते हैं, TAF, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर। कौन रिलीज करता है, नियोप्लास्टिक सेल। कहाँ पाया जाता है, बिनाइन ट्यूमर में। तो अब ये जो ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर है, ये क्या करता है, इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। यानी जो ये ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर है, ये क्या करने लगेगा, यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीज होने लगेगा, उनका फॉर्मेशन होने लगेगा। और जब ये ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ फॉर्म होने लगेंगे, वहाँ पे बनने लगेंगे, तो क्या होगा, जो हमारे न्यू ब्लड सेल्स हैं और जो हमारे नॉर्मल सेल हैं, यानी ये जो ब्लड सेल्स बना और जो हमारा नॉर्मल सेल है, उनके बीच में क्या होने लगेगा, कंपटीशन होने लगेगा। किस बात के लिए, स्पेस के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो मतलब हमारे जो नॉर्मल सेल हैं उनसे मतलब खींच के जो है न्यूट्रिशंस लेने लगेंगे, क्योंकि हर किसी को जिंदा रहना है, हर किसी को अपनी संख्या बढ़ानी है। तो यहाँ पे जो न्यू ब्लड सेल्स हैं वो compete करने लगेंगे हमारे नॉर्मल सेल से, किस चीज़ के लिए, स्पेस के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। और जो हमारा नॉर्मल सेल साइज है, जब उससे ये न्यूट्रिशंस लेने लगेंगे तो इसकी साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जब हमारा नॉर्मल साइज घटने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, तो एट लास्ट क्या हो जाता है, डेथ होता है। और तब अभी भी यहाँ पे कैंसर नहीं हुआ। अब देखिए आगे क्या होता है, अभी तो शुरुआत हुई है। अब ये जो बिनाइन ट्यूमर है, इसका जो कैप्सूल है वो रप्चर हो जाता है। मतलब मान लीजिए इसके अंदर में ब्लड वेसल्स बनते जा रहे हैं और ये हमारे नॉर्मल सेल से भी मतलब उसका न्यूट्रिशंस वगैरह ले लिए। तो अब क्या होंगे, अब ये अपने आप को ग्रो करने के लिए आगे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कैप्सूल है वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, फट जाता है। और जैसे ही बिनाइन ट्यूमर का कैप्सूल हटा वहां से, जैसे ही वो वहां से रप्चर हुआ, क्या हो गया, कैंसर। तो अब ये जो बिनाइन ट्यूमर का कैप्सूल रप्चर हुआ, तो इस तरह से देखिए इसके अंदर जो ये सारी सेल्स थी वो बाहर आ गई। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, बिनाइन ट्यूमर। जब तक इस पे क्या है, कैप्सूल है। जैसे ही कैप्सूल रप्चर हुआ तो यहाँ पे जो मतलब इसको फिर हम क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट कैंसर। यानी जैसे ही ये अंदर से बाहर निकला, इसको हम क्या बोल देते हैं, मैलिग्नेंट कैंसर। यानी मैलिग्नेंट
बोलते हैं उसको, जो चीज़ बहुत खतरनाक हो, बहुत ही घातक हो हमारे लिए, जो डेथ को कॉज करे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट कैंसर। उसके बाद देखिए ये जो मतलब ये बाहर निकले, हमारे ब्लड वेसल्स में गए, उसके बाद ये स्प्रेड करना शुरू कर दिए। ये तो है नहीं कि वो बाहर निकल के एक जगह बैठेंगे, तो ये जब बाहर निकले, हमारे ब्लड वेसल्स में गए, और ये क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू में हमारे जो है ब्लड वेसल्स वगैरह में क्या करने लगेंगे? स्प्रेड करने लगेंगे, फैलने लगेंगे। और जैसे ही ये सभी जगह पे फैलने लगेंगे तो इसको हम क्या बोल देते हैं? मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं? मेटास्टेटिस, सॉरी, मेटास्टेटिस। क्या बोलते हैं? मेटास्टेटिस। तो अगर आपसे पूछे बिनाइन ट्यूमर क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मतलब बिनाइन ट्यूमर वो है जब हमारा कोई नॉर्मल सेल है, उस पर कैप्सूल है, तो उसको हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। लेकिन जैसे ही वो कैप्सूल रप्चर होगा, जो कैंसर सेल है वो बाहर आ जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट कैंसर। और जब ये मैलिग्नेंट कैंसर स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे, मतलब हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाना शुरू हो जाएंगे, फैलना शुरू हो जाएंगे, तब हम इसको बोलते हैं मेटास्टेटिस। क्या बोलते हैं? मेटास्टेटिस। तो याद रखना, इनमें जो है डिफरेंस याद रखना। मैलिग्नेंट कैंसर क्या है? जब वो बाहर निकला। मेटास्टेटिस क्या है? जब वो स्प्रेड हुआ। अब आगे देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे वही मैंने आपसे बोला कि आपने जैसे सुना होगा कि इनको जो है ब्लड कैंसर हो गया था, इनको जो है बोन कैंसर हो गया, इस तरह से आपने जो है ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, इस तरह से बहुत सारे कैंसर सुने होंगे। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने तो ये पढ़ा कि कैंसर होते कैसे हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, ये सारी चीज़ें क्या हैं? तो देखिए, जो कैंसर होता है वो अलग अलग जगह पे बन सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें से जो सबसे कॉमन कैंसर होता है वो होता है कार्सिनोमास। क्या होता है? कार्सिनोमास, जो कि 85% केस में यही होता है। तो ये कैंसर कहाँ कहाँ पे होता है? एक्टोडर्मल या फिर इपिथेलियल टिश्यू में, जैसे हमारा स्किन कैंसर हो गया या फिर ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ पे आती हैं? कार्सिनोमास में। लेकिन अगर जो सार्कोमा हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं लोकोमोशन चैप्टर, तो वहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए याद रखिए, जो हमारा सार्कोमा होता है वहाँ पे मेसोडर्मल टिश्यू होते हैं, तो उनके बीच में जब वहाँ पे कैंसर बनता है तो हम इसको बोलते हैं सार्कोमा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? हमारा बोन कैंसर, क्योंकि हम लोकोमोशन किससे करते हैं? अपने हाथों को हिलाते हैं और अपने पैरों से चलते हैं, तो लोकोमोशन होता है। तो यहाँ पे क्या है? सार्कोमा जो कैंसर है वो हमारा जैसे बोन कैंसर हो गया, ये उसमें जो है इंक्लूडेड है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, हमने बहुत ही कॉमनली सुना होगा ब्लड कैंसर। तो यहाँ पे आता हमारा लिम्फोमा। इसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फोमा या फिर ल्यूकीमिया। जो ब्लड कैंसर होता है इसको क्या बोलते हैं? लिम्फोमा या फिर ल्यूकीमिया। जब ये हमारे ब्लड में मोस्टली जो है हो जाता है तो इसको हम ब्लड कैंसर नाम दे देते हैं। तो याद रखना, सबसे कॉमन कैंसर क्या होता है? कार्सिनोमास, यानी जो जैसे हमारा स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सारी चीज़ें। तो हमने आपको ब्रेस्ट कैंसर भी बता दिया कि ब्रेस्ट कैंसर कैसे होते हैं। अगर जैसे कुछ जो मदर्स होती हैं वो सोचती हैं कि अगर हम अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, मतलब उनको दूध पिलाएंगे, तो हमारा शेप बिगड़ जाएगा। पर ऐसा सोचना गलत है। बाद में वो उनकी जो थिंकिंग है बाद में उनके लिए बहुत बड़ा खतरा लेके आ सकती है, मतलब ब्रेस्ट कैंसर जैसी चीज़ों को जन्म दे सकती है। इस वजह से आप लोग जो इस लेक्चर को देख रहे हो, इन चीज़ों को समझ रहे हो, सबको अवेयर करना। मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं कि मतलब जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो इसको केवल पढ़ने के उद्देश्य से या फिर एग्ज़ाम देने के उद्देश्य से मत पढ़िए, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अप्लाई कर सकते हैं हम उसको, तो उसको अप्लाई भी करने की कोशिश करिए। वैसे तो लोग सुनते नहीं हैं कि मतलब आए बड़े ज्ञान देने, इस तरह की बातें करते हैं, पर आपका धर्म है एक टीचर होने के नाते ऐसे भी कि आप जो है लोगों को आगाह एक बार कर सकते हैं कि ये चीज़ें ऐसे गलत हैं। अब यहाँ पे देखिए कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। जैसे कैंसर अगर हो गया, मतलब ऐसा लगता है कि कैंसर है, तो इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसका डिटेक्शन कैसे करते हैं, यानी हम कैंसर का पता कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे एक होता है हमारा बायोप्सी, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी या फिर माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो जो बायोप्सी होता है इसमें मेनली क्या होता है, जैसे जहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कैंसर हुआ है तो वहाँ से उसको कट करके निकालते हैं, फिर उस सेल को चेक करते हैं। तो नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में दोनों में डिफरेंस होता ही है, तो वहाँ से पता लगा लेते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या आती है, जब वहाँ से मतलब निकालने की कोशिश करते हैं तो वो
हमने अभी आपको बताया जो बिनाइन ट्यूमर है, अगर सोचो वहां से कैंसर सेल को निकालने की कोशिश करेंगे तो वो तो फट जाएगा, और फट जाएगा तो फैल जाएगा। इस वजह से मतलब ये बहुत ही अच्छा उपाय नहीं था कैंसर को डिटेक्ट करने का, पर ऐसा पहले होता था। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, वो है रेडियोग्राफी। क्या है रेडियोग्राफी? यहाँ पे यूज होता है एक्सरेज। क्या यूज होता है? एक्सरेज, यानी रेडियोग्राफी में एक्सरेज का यूज किया जाता है। सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसमें भी एक्सरेज का यूज किया जाता है और इसके थ्रू जो है कैंसर डिटेक्शन किया जाता है। दोनों में ही 3D इमेज बनता है जिसके थ्रू मतलब उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है। लेकिन जो एक्सरेज होता है ये लीथल टू कैंसर होता है, यानी कैंसर के लिए ये मतलब घातक होता है। अब यहाँ पे देखिए MRI क्या है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ये सबसे सेफेस्ट टेक्निक है, मतलब सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती है MRI, लेकिन हर चीज में खतरा है। तो अब ये देखिए, जैसे अगर आपसे पूछते हैं कैंसर डिटेक्शन या फिर डायग्नोसिस टेस्ट में क्या क्या आता है, तो आप बोलेंगे बायोप्सी या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी या फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, या फिर सेकंड है हमारा रेडियोग्राफी, थर्ड है CT यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, या फिर MRI। तो इन चीज़ों को आप याद रखना। और यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है ये हमको देखना है। सबसे पहले है सर्जरी, यानी जैसे मान लीजिए सर्जरी, जैसे मान लीजिए किसी को जो है पर्टिकुलर एक जगह पे, जैसे उसको माउथ कैंसर या फिर थ्रोट कैंसर, लीवर कैंसर, इस तरह से मतलब अलग अलग कैंसर अगर उसको है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे है, मतलब किसी एक निश्चित जगह पे है, तो उसको हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अभी ब्लड कैंसर हो गया तो वो तो पूरी ब्लड में है, तो वहाँ तो यूज नहीं कर सकते हैं। और इसमें भी जो है ठीक है। आगे देखिए रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है? गामा रेज यूज होता है। उसके बाद जो कीमोथेरेपी होता है, यहाँ पे जो है विंक्रेस्टाइन या फिर विमब्लास्टिन, ये जो है केमिकल्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा इम्यूनोथेरेपी, जिसको हम बोलते हैं अल्फा इंटरफेरॉन। तो यहाँ पे देखिए सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये चार आप याद रखना। यहाँ पे ट्रीटमेंट इससे कैंसर का किया जाता है। इसमें सबसे बेस्ट मतलब अब हमको ये देखना है कि हम कैंसर से कैसे बच सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है हमारा इम्यूनोथेरेपी, यानी जो हमारी बॉडी है वो खुद कैंसर को ख़त्म करने के लिए जो है मतलब रिस्पॉन्सिबल है, वो चाहे तो वो खुद कैंसर को ख़त्म कर सकती है। लेकिन और यहाँ पे वो कौन कौन से सेल हैं? एक है हमारा नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल, एक है टी लिम्फोसाइट। तो ये जो नेचुरल किलर सेल है और टी लिम्फोसाइट है, इनको हम बोलते हैं एंटी कैंसर, यानी ये कैंसर के खिलाफ होती हैं, कैंसर को ख़त्म कर सकती हैं। लेकिन इनके रहते हुए फिर भी कैंसर क्यों हो जाता है? जब इनकी संख्या घट जाती है, जब हमारी बॉडी में नेचुरल किलर सेल या फिर टी लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है? कैंसर। तो यहाँ पे इस जो ये प्रोसेस है, यहाँ पे मतलब डॉक्टरों का सबसे ज़्यादा ये वो है कि इस टेक्निक को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए कि हम जैसे कैंसर होता है तो नेचुरल किलर सेल या फिर टी लिम्फोसाइट सेल की जो है संख्या को बढ़ा सकें। अगर इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो ये तो खुद ही मतलब कैंसर को ख़त्म कर देंगे, ये जो है एंटी कैंसर है ही। तो इसलिए हमको क्या ध्यान देना है कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो सबसे स्ट्रांग हो, जो टी लिम्फोसाइट सेल हैं, हमारे नेचुरल किलर सेल हैं, ये इन सब की संख्या जो है प्रॉपर बनी रहे। मतलब योग, एक्सरसाइज, इन सारी चीज़ों से जो है कैंसर को ठीक किया जा सकता है। तो जो है इन सब बातों का आप याद रखना, ध्यान रखना कि अगर हम अपने इम्यूनिटी को सही रखते हैं, मतलब आजकल आप लोगों को पता ही है मतलब इतनी सारी जो चीज़ें मतलब उल्टी सीधी चीज़ें बाहर से खाना और मतलब योग ना करना, एक्सरसाइज ना करना, ये सारी चीज़ें जो है कैंसर का रूप तो लेंगी ही लेंगी। जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को पता ही है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग खाते भी होंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप कुछ खाते हैं तो एक बार ज़रूर पूछिए कि क्या इससे हमको केवल स्वाद मिलेगा या फिर ये हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा होगा। तो अपना मतलब आप खुद भी जो है हेल्दी खाइए और लोगों को भी हेल्दी खिलाइए और सबको बताइए, मतलब अवेयरनेस फैलाइए कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें तभी आपका जो पढ़ना है, जो पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें जो है सार्थक होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप जो है अपने पढ़ाने के दौरान अपने बच्चों को भी डिलीवर कर सकते हैं। तो देखिए
यहाँ पे क्या होता है, हम कोई चीज़, जैसे कुछ लोग तो होते हैं ठीक है उनको इंस्ट्रक्शन देने से मतलब है कुछ भी देंगे, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं ये नहीं ध्यान देते हैं। लेकिन अगर हमको किसी को इंस्ट्रक्शन देना है कि हमको जैसे बताना है कि हेल्दी खाओ, तो हेल्दी खाओ ये बताने के लिए आप पहले खुद उसको फॉलो करें कि आप खुद हेल्दी खाओ। अगर आप खुद हेल्दी खाएंगे तो दूसरों को भी बता पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए एक बार एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्या मेंशन है ये भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये तो हमने बता ही दिया, ये सबसे ज़्यादा ड्रेडेड डिजीज़ है, भयंकर डिजीज़ है कैंसर। और यहाँ पे जो है एक मतलब हर साल यहाँ पे 10 लाख लोगों से ज़्यादा, मतलब 10 लाख इंडियंस यानी जो हमारे भारतीय हैं वो उनकी डेथ होती है कैंसर की वजह से। अब देखिए यहाँ पे द मैकेनिज्म दैट अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर आर ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स, इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। मतलब इन सब चीज़ों पे काम चल रहा है। उसके बाद देखिए इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड इन कैंसर सेल देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। यानी जो हमारा सेल ग्रोथ है, जो सेल साइकिल है, वहाँ पे मतलब उन पे हाईली कंट्रोल तो होता है, वो रेगुलेटेड रहते हैं। लेकिन जो कैंसर सेल होते हैं यहाँ पे उनका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो टूट जाता है। नॉर्मल सेल शो अ प्रॉपर्टी कॉल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जो नॉर्मल सेल होता है वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन दिखाता है, बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विथ अदर सेल्स इनहिबिट दियर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। और इस वजह से मतलब जब वो दूसरे सेल के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी जो अनकंट्रोल ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है। कैंसर सेल अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। लेकिन जो कैंसर सेल होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये प्रॉपर्टी वो खो देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एनसीईआरटी की लाइन है और कितनी खतरनाक तरीके से लिखी है। तो आपको जो मैं अपने नोट्स से पढ़ाती हूँ, मतलब एक माइंड मैप की तरह, तो ये मतलब आपको कितना ईजिली समझ में आता होगा, आप इससे जो है अंदाजा लगा सकते हैं। आप सोचिए, आप ये जो मतलब इस तरह से लिखा हुआ है, अभी हमने आपको बताया तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप एक बार खुद इसको पढ़ के देखिए, आपको लगेगा क्या ही दिया, पता नहीं, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखिए कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो गया, जो कैंसर सेल है ये प्रॉपर्टी उनमें नहीं होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंसरस सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मासेस ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर्स, जो कि मतलब एक ट्यूमर का रूप ले लेती है जिसको हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। लेकिन ये तब तक कैंसर कॉज नहीं कर सकता है जब तक उस पर क्या होगा, कैप्सूल होगा। जैसे ही कैप्सूल फटा और वहाँ पे उसका मतलब वो मैलिग्नेंट कैंसर बन जाएगा, यानी बाहर आ जाएगा और स्प्रेड होगा तो यहाँ पे मेटास्टेसिस हो जाएगी। तो देखिए ट्यूमर आर ऑफ 2 टाइप, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन कब होगा, देखिए आगे देखिए, बिनाइन ट्यूमर नॉर्मली रिमेन्स कॉन्फाइंड टू दियर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड, और ये स्प्रेड नहीं होता अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड कॉज लिटिल डैमेज, और इसकी वजह से केवल मतलब छोटी मोटी डैमेज होती हैं। द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑन द अदर हैंड आर अ मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्टिक सेल्स। जो अभी हमने आपको बताया नियोप्लास्टिक सेल्स और ट्यूमर सेल्स, जो नियोप्लास्टिक सेल हैं इन्हीं को हम ट्यूमर सेल्स भी बोलते हैं। दीज सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली, ये बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। और जो हमारे नॉर्मल टिश्यू हैं, जो नॉर्मल सेल हैं, उनको जो है क्या करने लगते हैं, डैमेज करने लगते हैं। एज दीज सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो दे ऑल्सो स्टॉप द नॉर्मल सेल्स बाई कंपीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। यानी जो कैंसर सेल होते हैं जब वो हमारे नॉर्मल सेल से कंपीट करने लगते हैं, मतलब वाइटल जो उनकी जैविक न्यूट्रिशंस है इन सारी चीज़ों के लिए, तो जो हमारा नॉर्मल सेल है यहाँ पे स्टार मीन्स होता है भूखमरी। मतलब ये भूखमरी से जो है हमारे नॉर्मल सेल क्या होते हैं, मरने लगते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। सेल्स सेलेक्ट फ्रॉम सच ट्यूमर रीच डिस्टेंस साइड्स थ्रू ब्लड, यानी जो सेल्स हैं वो रिलीज होते हैं ब्लड के थ्रू, डिफरेंट जगह पे जाते हैं। एंड विदर दे गेट लॉक्ड इन द बॉडी दे स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर दियर, और ये जहाँ जहाँ पे जाते हैं हमारे बॉडी में वहाँ पे एक न्यू ट्यूमर बनाने लगते हैं। दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटास्टेसिस, मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट में जाके वहाँ नया ट्यूमर बनाते हैं। इसका क्या मतलब वो स्प्रेड होने लगते हैं, फैलने लगते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसी की ये प्रॉपर्टी है। यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर कब है, जब बिनाइन ट्यूमर फट के जो है बाहर आया, और मेटास्टेसिस क्या है, जब ये मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है स्प्रेड होने लगे। अब देखिए कॉज ऑफ कैंसर में क्या क्या दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल, यानी जब हमारा नॉर्मल सेल जो है कन्वर्ट हो जाता है कैंसरस सेल में, और किसके वजह से होता है, कार्सिनोजेन की वजह से, में इंड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट
दीज एजेंट और कॉल्ड कार्सिनोजेन, और इन्हीं सब एजेंट को जो कि कैंसर कॉज करते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस बोलते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्स रेज एंड गामा रेज एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी कॉज डीएनए डैमेज लीडिंग टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। द केमिकल कार्सिनोजेन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाई एज अ मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। यानी जो कार्सिनोजेन है, जो केमिकल कार्सिनोजेन है, उसमें क्या होता है, हमारा सबसे जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो है लंग कैंसर। कैंसर कॉजिंग वायरसेस कॉल्ड ओंकोजेनिक वायरस, मतलब हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ओंकोजीन्स। फर्दरमोर सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ओंकोजीन्स और proto-oncogenes have been identified in normal cells which when activated under certain condition could lead to oncogenic transformation of cells। जो हमने आपको वो मतलब प्रोटो-ओंकोजीन बताया था उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो और देखिए यहाँ पे हमने जो आपको बताया था बायोलॉजिकल, तो वहाँ पे हमने कुछ आपको वायरसेस के नाम दिए थे। तो अभी हमने आपको ये बताया जो कैंसर होते हैं वो वायरस की वजह से नहीं होते हैं। तो आप बोलेंगे, एक बार आप बोल रहे हैं कि कैंसर की वजह से नहीं होते हैं और ऊपर से आप बता रहे हैं कि HIV की वजह से होता है, HSV की वजह से होता है, तो ये सारी चीज़ें तो वायरस हैं। लेकिन अगर आपसे जैसे ऑप्शन में आ गया कि कैंसर इज कॉज्ड बाई और वहाँ पे दे दिया बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआंस या फिर सेल डिवीजन, तो वहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो वहाँ पे आप बैक्टीरिया वायरस पे मत जाना, वहाँ पे आप बताएंगे अनकंट्रोल सेल ग्रोथ। मेन काज तो सेल ग्रोथ है ना, वो तो मतलब वो तो कैंसर कॉजिंग एजेंट हैं, पर कैंसर हो कब रहा है, कैंसर हो कब रहा है? हमने जैसे देखिए हमने क्या किया, जो हमारे कार्सिनोजेन थे उन्होंने नॉर्मल सेल को क्या किया, उसको चेंज कर दिया कैंसरस सेल में, मतलब नियोप्लास्टिक सेल में। लेकिन अभी वहाँ पे कैंसर थोड़े ना हुआ, कैंसर तो तब होगा जब वो मतलब नियोप्लास्टिक सेल जो है अपनी संख्या बढ़ाने लगेगा, अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगेगा। तो इस बात में कंफ्यूज मत होना, मतलब ये उसके कारण हो सकते हैं वायरस, पर मतलब उनकी वजह से कैंसर नहीं होता है, बस वो उसका एक कॉज हो सकते हैं। तो इसमें जो है कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे देखिए फर्दर मोर सेलुलर जीन्स कॉल्ड सेलुलर ओंकोजिन, प्रोटो ओंकोजिन, ये हो गया। आगे देखिए कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउ द डिजीज ऑफ ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केसेस। Cancer detection is based on biopsy and histopathological study of the tissue and blood and bone marrow test for increased cell count in the case of leukemia। तो देखिए यहाँ पे सारा कुछ मिला के लिख दिया, यहाँ पे जो है ल्यूकीमिया वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बायोप्सी होता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, इन ये सब मतलब चीज़ें होती हैं। इन बायोप्सी अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शन इज स्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। जो कि हमने आपको बताया कि बायोप्सी में क्या करते हैं, जहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कैंसर हो सकता है उसको कट करके निकाल लेते हैं, और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। बाय अ पैथोलॉजिस्ट टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी, यूज ऑफ एक्सरे, CT यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड MRI आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। मतलब ये सारी चीज़ें जो है यूज होती हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूज एक्सरेज टू जनरेट अ 3 डायमेंशनल इमेज यानी 3D इमेज of the internals of an object। MRI use strong magnetic field and non-ionizing radiation to accurately detect pathological and physiological changes in the living tissue। Antibodies against cancer specific antigen are also used for detection of certain cancer। यानी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो भी कैंसर को डिटेक्ट कर सकती हैं। जैसे हमने आपको बताया ये जो हमारे नेचुरल किलर सेल हैं, T लिम्फोसाइट हैं, ये सारी चीज़ें। Technique of molecular biology can be applied to detect genes in individual with inherited susceptibility to certain cancer cell। Identification of such gene which predispose an individual to certain cancer may be also helpful in prevention of cancer। Such individual may be advised to avoid exposure to particular carcinogen to which they are susceptible। एग्जाम्पल टोमेको स्कोन। मतलब यहाँ पे मेनली ये है कि अगर ऐसा लगता है कि मतलब ये जो कार्सिनोजेन है, जो कैंसर काजिंग एजेंट है, जब आपको पता है इन चीज़ों से कैंसर होता है तो उनसे बच के रहिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में क्या है, कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जो कि हमने आपको ये सारी चीज़ें बता ही दी, और रेडियोथेरेपी, ट्यूमर सेल आर इरिडिएटेड लीथली, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर मॉस। Several chemotherapeutic drugs are used to kill cancerous cell। यानी यहाँ पे कुछ
जो है ड्रग्स भी होती हैं जो कि कैंसर को किल कर सकती हैं। सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर ट्यूमर। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग हैव साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस, एनीमिया। हाँ, यहाँ पे जो मतलब जैसे कैंसर ठीक करने के लिए यहाँ पे जो कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स हैं, इनके वजह से क्या हो सकता है, मतलब इलाज करने के चक्कर में और भी चीज़ें जो है यहाँ पे जैसे मतलब हम कह सकते हैं कि साइड इफ़ेक्ट इसके हो सकते हैं, जैसे हेयर लॉस, एनीमिया, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हो सकती हैं। मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। तो ये सारी चीज़ें हम बता दी हैं। और यहाँ पे देखिए सब्सटेंस कॉल्ड अल्फा इंटरफेरोन विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प टू डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। मतलब जो अल्फा इंटरफेरोन है ये मतलब इनमें ऐसी मतलब अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखते हैं तो यहाँ पे आप जो उस ट्यूमर को जो है डिस्ट्रॉय, अब आपकी बॉडी खुद उस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कैंसर के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। तो आपको लेक्चर कैसा लगा अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में ही तक मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।